तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास होने वाली है आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह, जैसे कि आप जानते हैं इस बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हमने पॉलिटी शुरुआत की थी आपकी, और इसकी आज ये 5वीं क्लास होने वाली है। आज इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, ठीक। और उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बाद हम जानेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपति और उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो ये 4 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी एनसीईआरटी सार संग्रह का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, अब आप चाहो तो एक एक वीडियो को देख सकते हैं। चलेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह बुक है, वन लीनियर बुक होती है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से ये उपयोगी है, ठीक है। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप। देखेंगे आगे, इसके जो राइटर हैं महेश कुमार वर्णमाल, जो कि आईपीएस रह चुके हैं। बढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। तो ये जो है पहले ये बताएंगे आर्टिकल कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक होते हैं। तो आर्टिकल 36 से 51 तक जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे हमें। और किस भाग में मिलेंगे? तो ये भाग 4 में मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाला है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो किस उद्देश्य से इनको शामिल किया गया? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना इनका उद्देश्य था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 4 में किया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखा है। आगे है भारतीय संविधान के में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही की गई है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि समान आचार संहिता जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, ठीक है। जो समान आचार संहिता है वह तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व को लेकर के आप जो है कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, इन पर डिस्कस नहीं करी जा सकती। अब यहाँ पर देखेंगे कौन से आर्टिकल में कौन सा नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर दिया गया है। तो इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स देख लेंगे, उसके बाद हम आएंगे राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 43 क में। आगे है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, ठीक है। समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, जैसे पुरुषों और स्त्रियां दोनों का समान, अगर कार्य समान है तो उनको समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह केटी शाह का कथन। अब जानेंगे कौन से आर्टिकल में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पर उल्लिखित है। तो टोटल जो है यहाँ पर देख सकते हैं, आर्टिकल 36 से शुरुआत होगी इनकी, और आर्टिकल 51 पर ख़त्म होंगे। तो आर्टिकल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 36 से 51 तक, और भाग 4 में है। तो सबसे पहला राज्य के नीति जो आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा कहाँ मिलती है? आर्टिकल 36 में। 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना, कि कोर्ट जो है इन पर विवाद नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना।
आर्टिकल 38 के सेकंड में है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। और 39 के क्या में है पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। आगे है 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों के सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। फिर आर्टिकल 39 के घ में है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में लिखा है कि सम पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो 39 के घ में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अनुच्छेद 39 के ड में क्या है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना होना। ठीक है, जो नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से नोट करना। बार बार एसएससी द्वारा या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 40 यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 में लिखा है। और नेक्स्ट है काम की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। ठीक है, आगे है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आर्टिकल 43 में है। ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए 36 से 51 तक है, लेकिन जो कुछ है इनमें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 घ में, इसको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा, ये याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, तो आर्टिकल 40 में है। तो कुछ ही याद रखने हैं, सारे नहीं याद रखने। ठीक है, अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 43 क्या में क्या है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो इसको भी याद नहीं रखना आपको। आर्टिकल 43 के ख में है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये भी इतना खास नहीं है, लेकिन आर्टिकल 44 इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, तो ये कहाँ पर है आर्टिकल 44 में। तो याद रखना एक समान नागरिक संहिता किस में मिलेगी, आर्टिकल 44 में। अगला भी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, ये किस में है, आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 46 भी इम्पोर्टेंट है SC ST या दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार, हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध, यानी जो आर्टिकल 47 में क्या लिखा है कि नशीले पदार्थों के उपभोग पर गवर्नमेंट जो है प्रतिबंध लगाएगी। ठीक है, और यही ये आर्टिकल 47 का उल्लंघन खुद कर रहे हैं। देख सकते हैं तंबाकू की रोकथाम नहीं हो पा रही इनसे, शराब की रोकथाम नहीं हो पा रही, जबकि ये हानिकारक नशीले पदार्थ हैं। ठीक है, और संविधान में साफ साफ लिखा है कि हानिकारक और नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है 47 में लिखा है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों के सुधार में प्रयास। तो ये जो है गायें और इनके जो दूध देने वाले पशु हैं इनके वध पर प्रतिबंध बैन किस में लिखा है, आर्टिकल 48 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। एंड नेक्स्ट वाला इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 48 का क्या है, जो पर्यावरण की सुरक्षा है, यानी पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये किस में है, आपका आर्टिकल 48 के क्या में लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीवों की रक्षा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 48 का फर्स्ट या फिर क्या बोल सकते हैं। आगे है आर्टिकल 49 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो राज्य के महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक मतलब जैसे लाल किला, ताजमहल और जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं इनका संरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इनको खंडित नहीं किया जा सकता, इनको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए इसकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की। तो 49 में लिखा गया है ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 50 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। लेकिन अनुच्छेद 51 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये आर्टिकल 451 में लिखा है। तो क्या जो इम्पोर्टेंट मैंने लगाए हैं इनको ज़रूर से नोट कर लेना। अब आगे जो इसमें नोट पॉइंट लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखना। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निदेशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल्स ड्यूटीज़। जो आपके मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 हैं। लेकिन जब संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? अगर आपसे पूछा जाए तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। लेकिन सबसे पहले 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किसमें? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा सन 1976 में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा, मतलब टोटल 10 हो गए। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन द्वारा। तो ये जो है मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे जोड़े गए। तो सबसे पहले नोट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब संविधान बना यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 हैं, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को समझना। यहाँ पर लिखा है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। यानी मौलिक जो कर्तव्य भारत के संविधान में है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो USSR, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लिखित है? तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में है, ठीक है। ये जो भाग 4 में जैसे ABC होते हैं ना, तो ये ए का मतलब होता है इनमें कुछ ना कुछ संविधान में संशोधन किया गया। अगर ये डायरेक्ट है जैसे भाग 1 भाग 2 तो ये पहले से ही है संविधान में। लेकिन अगर लिखा है कहीं भाग 4 का A 4 का B तो इसका मतलब ये है कि बाद में इनमें कुछ जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य भी बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इन्हें भाग 4 के ए में रखा गया। अब यहाँ पर नोट पॉइंट ध्यान से देखना। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी जब भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने का सुझाव दिया गया। लेकिन जो बाद में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन में करके, ठीक है, और 1976 में जोड़े गए हैं, इसको याद रखना। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? यानी जो मूल कर्तव्य है किस कमेटी के द्वारा जो है इसमें शामिल किए गए? तो अभी बताया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में गठित हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे ध्यान देंगे भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्यों को। अब देखो यहाँ पर 10 तो जुड़ गए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा 10 मूल कर्तव्य जुड़ गए। अब कितने हैं टोटल? 11 है। तो 11वां कब जुड़ा? तो 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में, इसको याद रखेंगे। अगला है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य में रखा गया। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना गया है? तो नैतिक कर्तव्य माना गया है। यानी जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श हैं जैसे भगत सिंह और महात्मा गांधी, ये सभी जो हैं क्रांतिकारी हैं, इनका सम्मान करना नैतिक कर्तव्य में आता है। आगे देखेंगे पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है कि प्रकृति की जो है सुरक्षा और जीवों की सुरक्षा करना भी भारतीय नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जो राष्ट्रीय स्मारक है जैसे लाल किला, ताजमहल, ये जितने भी राष्ट्रीय स्मारक हैं इनकी रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य सरकार की ड्यूटी है, ठीक है। आगे देखेंगे महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना। तो महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथाएं चली आ रही थी पहले ज़माने से, जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, इन सभी पर बैन लगा दिया गया है। अब ये जो है कुप्रथाओं का त्याग कर दिया गया। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के 5 में। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो मूल कर्तव्य केवल और केवल हम नागरिकों पर ही लागू होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आगे
कितने मूल कर्तव्य हैं? टोटल 11 हैं। कौन कौन से हैं ये यहाँ पर लिखे गए हैं। तो सबसे जो पहला मूल कर्तव्य है आपका, संविधान का पालन करना सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना सभी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सब का जो है यहाँ पर सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट क्या है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों में इस समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला 7 नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है यहाँ पर है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव शामिल हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। अगला है यहाँ पर, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां नंबर में है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो 11वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? तो शिक्षा के ऊपर बेस है। पहली बात तो ये पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या लिखा था कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और जो भी गार्जियंस है, संरक्षक हैं, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी जो भी 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना माता पिता या उनके गार्जियंस की जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान अधिनियम सन 2002 में धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 86वें संविधान में जब संविधान में संशोधन हुआ 86वीं बार तो 2002 में हुआ था और ये जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। आगे देखेंगे यहाँ पर नोट पॉइंट क्या लिखा है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि आप जो है किसी को भी ज़बरदस्ती राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने ये किस मामले में ऐसा कहा? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये किस मामले में कहा? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य सन 1986। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो जनहित जो याचिका है उसका जनक किसको कहते हैं? PN भगवती सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 1985 से 86 इनका कार्यकाल था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, अब राष्ट्रपति पर आते हैं और राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्रपति किस भाग में उल्लिखित है। राष्ट्रपति का पद जो है सबसे बड़ा भाग जो है भाग 5 इसमें उल्लिखित है। तो राष्ट्रपति का पद भाग 5 में उल्लिखित है और भाग 5 जो है आपका 52 आर्टिकल से 151 तक आता है। तो सबसे पहले जो 52वें आर्टिकल में क्या लिखा है, ये सबसे पहले ये समझो, जो राष्ट्रपति पद की जो अर्हताएँ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो क्या है? ये होती है, भारत का वह नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का एक सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और ये लिखा है आपके आर्टिकल 58 में। तो आर्टिकल 58 में भारत के राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशंस हैं। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस प्रकार से होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आगे है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें आम नागरिक जो है भाग नहीं लेते, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 कम से कम जो है सदस्य इसमें होने चाहिए।
आगे है यहाँ पर ध्यान देना, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। वो कब नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो है उच्च सदन का सदस्य है विधानमंडल में, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। आगे देखेंगे, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। तो जो राज्य की विधानसभाएं हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेती। महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है तो महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है इम्पोर्टेंट है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति यानी वैकेंसी ऑफ पोस्ट को 6 माह के भीतर भरना जरूरी होता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, राष्ट्रपति अगर मान लो बाय चांस डेथ हो जाती है या अपना त्याग पत्र देता है या फिर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, तो उसे 6 माह के अंदर भरना जरूरी होता है। और अगर राष्ट्रपति जो है उसका राष्ट्रपति नहीं चुना जाता 6 महीने के अंदर, तो भारत का जो राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा उपराष्ट्रपति संभालेगा। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। आगे है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगी। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, अगर वह जो है किसी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाता है या किसी भी कारण से उसे पद से हटाना हो तो महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, उसके अलावा नहीं हटाया जा सकता डायरेक्ट। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे को प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे देखेंगे, संघ की कार्यपालिकाएं शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो कार्यपालिकीय शक्तियां जो है अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे, जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 61 में लिखी गई है। और ये जो है आगे देखेंगे, संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाएगा संसद का कौन सा सदन लगाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा यहाँ पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो संविधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। यानी मान लो अगर राज्यसभा और लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है बहुमत से और बस राष्ट्रपति की मोहर लगनी बाकी है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को अपने पास ही रोक सकता है, उस पर मोहर लगाए ये चाहे ना लगाए। ये आर्टिकल 1 यानी 111 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वाचन हेतु उपबंध कर सकता है। और यह है आर्टिकल 160 में। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब यहाँ पर जो है जितने भी आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पर लिखे गए हैं, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। तो आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति, यानी जो राष्ट्रपति की परिभाषा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में लिखा है 52 आर्टिकल नंबर में। संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये आर्टिकल 53 में लिखा है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, ये राष्ट्रपति इसमें लिखा है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, ये लिखा है अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाएगा, ये लिखा है अनुच्छेद 56 में।
पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता तो 57 आर्टिकल लगाएंगे। और राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो आर्टिकल 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, और 59 में लिखा है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रपति जब शपथ लेगा पद की तो आर्टिकल 60 में लिखा गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 62 में क्या लिखा है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी जो मैंने बताया 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद भरा होना जरूरी है, तो यह है आर्टिकल 62 में। आगे देखेंगे क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, कि राष्ट्रपति जो को है इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है कि वह किसी व्यक्ति को यदि मृत्युदंड दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी सजा को कम कराना हो तो राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत उसे क्षमादान दे सकता है, यानी उसके मृत्युदंड को भी किसी और सज़ा में कन्वर्ट कर सकता है, फिर माफ़ भी कर सकता है या फिर उसको जो है सज़ा को कम भी कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में लिखा है। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये आर्टिकल 73 में लिखा है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट देखेंगे। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति को जो है मृत्युदंड अगर किसी को दे दिया गया तो उसको क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। जो राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनके पास यह शक्ति नहीं है, यानी मृत्युदंड नहीं दे को माफ़ नहीं कर सकते, बल्कि राज्यपाल जो है उनकी मृत्युदंड अगर किसी को मिला है तो उसको तो कम नहीं कर सकते, यानी उसकी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर किसी को ताउम्र सज़ा दी गई है जेल में रहने की तो उसे कुछ साल कम कर सकता है, ठीक है, पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति से रिलेटेड। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। जो सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है मुख्य न्यायाधीश, उसको अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसके पद से हटा सकता है, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति भी प्रदान करता है, यानी अगर किसी कानून के ऊपर आप राष्ट्रपति जो है कंफ्यूज है तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जो है सलाह परामर्श कर सकता है। यह आर्टिकल 143 में लिखा है। आगे है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है, ठीक है, और दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की भी शक्ति किसके पास प्राप्त है, राष्ट्रपति के पास है। और ये जो कब भंग कर सकता है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा हो उस पर। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जा सकता है, तो अभी बताया राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ना कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनमें भाग नहीं लेता बल्कि केवल संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया। वीटो पावर का मतलब होता है अगर कोई विधेयक राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो चुका है, बस आपके राष्ट्रपति की मोहर बाकी है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर मोहर लगाए, चाहे ना भी लगाए तो उसको अपने पास रख सकता है। इसको बोलते हैं वीटो पावर। और ये पहली बार किया था ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था, जो कि 7वें नंबर के आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। और ये जो विधेयक था उस टाइम भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 ये था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता, यानी जो संयुक्त अधिवेशन है उनका में भाग नहीं ले सकता ये राष्ट्रपति। आगे देखेंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक क्षेत्र अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। और आपातकालीन जो इमरजेंसी लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। अब यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और उनके केंद्रीय मंत्री जो जितने भी होते हैं, गृह मंत्री हो चाहे रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सभी
सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वित्त आयोग, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसको याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, ये इनके भी अध्यक्षों की जो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्छ एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष और उनके सदस्य, उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके राज्यपालों की जो नियुक्ति करेगा वह भी राष्ट्रपति ही करेगा। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, केवल इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। बाकी सभी की मुख्यमंत्री की राज्यपाल करता है। बस दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इनके मुख्यमंत्री को नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में है 5 लाख पर मंथ, ठीक है। तो 5 लाख रुपया हर महीने राष्ट्रपति को मिलता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो मैं बता चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर राष्ट्रपति है तो पहले उपराष्ट्रपति है तो पहले उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा। नेक्स्ट है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर, और भारत के राष्ट्रपति को ही देश का प्रथम नागरिक कहते हैं। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल भी रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। प्रसाद पर्यंत क्या है ये? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब चाहे इनको पद से हटा सकता है और जितना चाहे इतने साल तक के लिए इनको इस पद पर रहने दिया जा सकता है। इनकी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। जैसे संघ के मंत्री हों, ठीक है, राज्यों के राज्यपाल हों और भारत का महान्यायवादी, इन तीनों को जो है प्रसाद पर्यंत इनके पद पर रख सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? तो मैंने बताया अभी, अगर कोई विधेयक संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया गया और पारित भी हो गया, बस वह अधिनियम कब बनेगा? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। इम्पोर्टेंट है, मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यानी ऐसे राष्ट्रपति जिनके विरोध में कोई भी ना खड़ा हुआ हो, तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति रहे और ये 6 नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? तो सर वीवी गिरी जो कि 4थे नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। तो ये मैं बता चुका हूँ, भारत का जो राष्ट्रपति है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता। ये कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति। हाँ, लेकिन राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बस केवल दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो जब से उसने पद संभाला है उसके अगले 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये जो है भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और कितने नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके। इनका कार्यकाल था 2002 से 2007। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? यानी ऐसा कौन सा राष्ट्रपति रहा जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुका हो? तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो कि राष्ट्रपति भी रह चुके और मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेष अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। अगला है द्रौपदी मुर्मू, जो आज वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, वो कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले थे रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 2017 से लेकर 22 तक उनका कार्यकाल रहा। अब 22 से लेकर अब तक जो ये 27 में 27 में चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी। नेक्स्ट है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि यानी 1950 से 62 तक, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 साल 11 दिन तक कार्य किया। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो सबसे ज़्यादा टाइम तक राष्ट्रपति पद पर रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने साल तक रहे? 12 साल तक रहे। और ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो सबसे कम कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि 1 साल 11 दिन इनका कार्यकाल रहा था। अगले क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान की स्थितियाँ, यानी क्षमादान कब कब कर सकता है? जब दंड जो है सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, या जब दंड संज्ञेय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, या जब दंड जो है मृत्युदंड हो। इन 3 कंडीशन में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी, दूसरी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, मतलब राष्ट्रपति हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए द्रौपदी मुर्मू जो है कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15वें नंबर की हैं, और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं। एक महिला आदिवासी नहीं कहेंगे उनको। जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं। दूसरे नंबर की जो महिला हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, उपराष्ट्रपति पर आएंगे। तो उपराष्ट्रपति भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति के जैसे ही उपराष्ट्रपति यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद जो है कितने नंबर के आर्टिकल में है? तो 63 नंबर के आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का पद है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो कौन कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। आगे देखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पर अब इसके कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं जो उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। जैसे 63 में क्या लिखा है आर्टिकल, भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कहाँ पर लिखा है? तो उपराष्ट्रपति का पद आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 63 लगाएंगे। आगे लिखा उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो ये आर्टिकल 64 में लिखा है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। यानी अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, उसका पद रिक्त हो जाता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। और ये किस आर्टिकल के तहत है? 65 में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा? 66वें आर्टिकल में है। उपराष्ट्रपति कितने साल तक इनका कार्यकाल कितना होगा? तो 67 में लिखा है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। यानी अगर उपराष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, उसकी रिक्ति खाली हो जाती है, उसका पद खाली हो जाता है, तब किसी और व्यक्ति को चुना जाएगा, तो वह उस आर्टिकल 68 में लिखा गया है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अगर शपथ लेगा उपराष्ट्रपति या फिर त्यागपत्र देगा, तो किस आर्टिकल में है? 69 में। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? आर्टिकल 70 में लिखा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय आर्टिकल 71 में। तो शुरू के जो है 69 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे देखेंगे, यहाँ पर अब उपराष्ट्रपति की लिस्ट दी गई है, कौन
जो है उपराष्ट्रपति कब से कब तक रह चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आप उपराष्ट्रपति पूछे जाते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर ही जो है क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और इनका कार्यकाल था 1952 से 1962, ये 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये थे 1962 से 67 में। नेक्स्ट है वीवी गिरी भी क्या रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी और राष्ट्रपति भी, ये याद रखेंगे, 1967 से 1969 में। और गोपाल स्वरूप पाठक, यह है 1969 से 1974। फिर नंबर 5 है बी डी जत्ती, 1974 से 1979। फिर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, तो ये जो है हिदायतुल्ला राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और कौन रह चुके हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो 1979 से 1984 इनका कार्यकाल है। सर वेंकटरमन, तो वेंकटरमन जो है इनका कार्यकाल है 1984 से 1987। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, तो 1987 से 1992। के आर नारायणन, तो ये रह चुके हैं 1992 से 1997। नेक्स्ट देखेंगे श्री कृष्णकांत, 1997 से 2002। और श्री भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 इनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर हामिद अंसारी, 2007 से 2017 इनका कार्यकाल है। श्री मुप्पा वारापू वेंकैया नायडू, ये यानी जो इससे पहले जगदीप धनखड़ से पहले जो वेंकैया नायडू थे 2017 से 22 तक। अब जो है वर्तमान में कौन है, श्री जगदीप धनखड़ हैं। और कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति, जो कि 2022 से अब तक हैं। और अगर राष्ट्रपति पूछा जाए तो 15वें नंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता। तो याद रखेंगे राज्यसभा का एकमात्र अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा। तो ये मैं बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति सबसे पहले पदभार संभालेंगे। आगे है भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। आगे है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते। तो राज्य के विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। अब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की तुलना की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए राष्ट्रपति को, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं होते। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। यहाँ पर जो है केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो जो है भाग लेंगे, लेकिन राज्यों के जो विधानमंडल हैं यानी विधान परिषद और विधानसभा, उनके सदस्य भाग नहीं लेंगे। आगे है राष्ट्रपति के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है, यानी महाभियोग जो है कोई भी सदन लगा सकता है। यहाँ पर केवल राज्यसभा के सदस्य ही महाभियोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ये 3 मेन डिफरेंस है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में। यहाँ पर एक जो है नोट पॉइंट भी लिखा है, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हमने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।